नमस्ते, आपका स्वागत है भारतीय मंथन के इस विशेष एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे देश के लोकतंत्र के जड़ों को हिला सकता है। वह मुद्दा है वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन। अभी वैसे आप लोग SIR या सर के नाम से चर्चा में सुन रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का। मगर ये क्यों हो रहा है? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में कुछ मैनिपुलेशन हुआ है या होता आया है विभिन्न कारणों से। इसीलिए सुधार की आवश्यकता है। जब कुछ भूल होती है सिस्टम में या सिस्टम को भूल करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है, तब जो है जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, संस्थान होती है, वह उसके सुधार के लिए कदम उठाता है। तो ये जो SIR है, यह वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन में सुधार के लिए ही लाया गया है। तो ये वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन जब होता है तो उससे क्या समस्याएं हो सकती है, आज इस पे अपने विचार करेंगे। वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन क्या है और वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन करने वालों का उद्देश्य क्या होता है, उसके तरीके क्या क्या हैं, हमारी कुछ तो कमजोरियां होंगी जिसके कारण उनको सुविधा मिल जाता है। इससे हमारे लोकतांत्रिक अधिकार और भारतीय जो आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा कैसे हो सकता है, या अभी जो हम अपने आसपास में देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं उसके कुछ तथ्यात्मक विषयों पर भी आज हम लोग बात करेंगे। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें मीडिया के जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो भी आप सभी के साथ आपके साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15 से 20 मिनट का, परंतु इसे हम सभी को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो वोटर लिस्ट का जो मैनिपुलेशन है उसके कई तरीके हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ फेक वोटर्स का नाम जोड़ दिया जाता है। मतलब एक आदमी का जो है कई जगह हो सकता है। फेक वोटर्स मतलब क्या है कि एक विधानसभा है या लोकसभा है तो एक जगह उसका नाम है, फिर दूसरी जगह भी उसका नाम है। तो वो क्या है, कहीं एक जगह ही एक व्यक्ति जो है वोट दे सकता है, एक मतदाता जो है अपना वोट दे सकता है। लेकिन कई जगह जब उसका नाम जोड़ दिया जाता है तो वो फेक वोटर्स के रूप में गणना होता है। फिर डुप्लीकेट एंट्रीज भी होती है। उसके बाद में बोगस नाम को भी वोटर लिस्ट में रखा जाता है। विशेषकर जो लोग राजनीति से जुड़े होंगे उन्हें ध्यान में होगा कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है, पहले उनका वोटर लिस्ट में नाम था, फिर किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई तो उनका नाम वहां से नहीं हटाया गया, उनका नाम चल रहा है। उसके स्थान पर जब भी वोट होता है तो उनकी जगह पर कोई ना कोई दूसरा आदमी जाकर के वोट दे देता है। उनका पहचान पत्र जो है उनके पास होता है और अब लोग चेहरा भी देखते हैं, बट उसको भी मैनिपुलेट करने का कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेते हैं, या चेहरों का सामने हो या अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाती है। लेकिन क्या है, बोगस जो नाम है उनके माध्यम से उनके नाम पर वोटिंग होती है, तभी तो बोगस वोटिंग की चर्चा होती है। अगर बाजार में सभी घी शुद्ध घी हो तो फिर अशुद्ध घी की बात ही नहीं होगी, या फिर घी को अलग से शुद्ध घी लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। घी मतलब शुद्ध घी, लेकिन अशुद्ध है इसलिए हम उसमें शुद्ध घी लिखने के लिए बाध्य होते हैं। तो बोगस वोटिंग जो है होती है, बोगस नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं, रहते हैं। अभी तथ्यों पर जब बात करेंगे, बिहार में जो अभी SIR चल रहा है उस पर, तो ये बातें जो है ना तथ्यात्मक रूप से भी प्रमाणित हो जाएगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ना, वो है अपना जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। इलीगल माइग्रेंट्स यानी क्या है, भारत की सीमा में, भारत के बाहर के देश से गैर कानूनी तरीके से जो प्रवेश कर गए हैं और यहाँ रह रहे हैं। इसकी चर्चा सामान्यतः न्यूज़ चैनल्स में होती रहती है। आप अगर अपने आसपास में देखेंगे तो भी कभी कभी आपको ध्यान में आ जाता है। जैसे अगर आप बिहार के किशनगंज, कटिहार, भागलपुर की तरफ जाएं तो वहाँ दिख जाएगा। फिर आप मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नदियाँ का जो बॉर्डर, जो सीमांत प्रदेश हैं, जो सीमांत जिले हैं, वहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं उनको ये चीज़ें दिख जाएंगी। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी ये सारी चीज़ें जो है हमारे आसपास में घटती हैं, हमको दिखती हैं। अवैध कॉलोनियाँ बसना, अभी दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को हटाया जा रहा था तो राष्ट्रीय मीडिया में इसकी बहुत चर्चा हुई। तो अवैध जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, मतलब जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उनको हटाना सरकार का काम है।
सरकार अपना काम कर रही है। इस पर सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। मेरा अपना एक मत हो सकता है, आपका अपना एक मत हो सकता है। कुछ लोगों के मत जो है वो राजनीति प्रेरित हो सकते हैं। कुछ लोग अपने NGO या इनके जो एजेंडे हैं उनके कारण उनका मत बनता है। और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग तो सभी हैं, तो मतलब जो सद्विचारी लोग हैं, जिनको अंदर थोड़ी मानवता है, तो उनको लगता है कि यार मानवता के कारण जो है इनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन अच्छे लोगों को बचाए रखने के लिए, अपने नागरिकों को बचाए रखने के लिए कानून को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है, तभी जा कर के हम एक बड़े समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इसका जो मूल है, इसके जो मतदाता है, मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और वह वैध भारतीय नागरिक हो, या दो चीज़ हो, फिर वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो वो भारतीय मतदाता बन सकते हैं। तो ऐसे भारतीय मतदाताओं का जो मताधिकार है उसको हमको अगर बचाए रखना है, तो जो गलत तरीके से आ गए हैं, जो गैर कानूनी तरीके से आ गए हैं, या जिनका नाम कई जगहों पर लिस्टेड है, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है ना, जो अवैध प्रवासी है और वोटर लिस्ट में किसी भी कारण से नाम जुड़ चुके हैं, उनको हटाना चाहिए। उनको हटाएंगे तो हमें समझ में आएगा, ये बात स्पष्ट होगी कि हमारे इस क्षेत्र में कितने जो है वास्तविक मतदाता हैं। तभी जाकर के उन मतदाताओं के मत के आधार पर हम अपना जो प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वह प्रतिनिधि जो है वास्तविक हो पाया। नहीं तो क्या है, जो भी जनप्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है वह चुनाव भी मैनिपुलेटेड हो सकता है, उसमें जो है धांधली हो सकती है, धांधली होने की संभावना है। अगर कहीं पे 100 लोग हैं, 100 में अगर 80 लोग वास्तविक वोटर हैं और 20 जो है इस तरीके के मैनिपुलेटेड लिस्ट के कारण में जुड़ गए हैं, तो और ये 80 और 20 100 हो गए। अगर वोटिंग परसेंटेज 60 होता है तो 80 का 60% आता है 48 और 20 का 12। आपको साधारणतः ऐसे समझ में आता है, लेकिन अगर 60% वोटिंग होता है तो इसमें जो वास्तविक मतदाता है वो 48 से कम होंगे, साधारणतः ऐसा देखा जाता है। लेकिन जो अवैध हैं उनको कोई ना कोई तंत्र सहयोग कर रहा होता है, या उनकी अपनी कुछ योजनाएं होती हैं जिसके कारण वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उनका अपना एजेंडा फिक्स होता है। वह एजेंडा जो है उनको सहयोग करने वाला जो दल होता है, जो सिस्टम होता है, उसके पक्ष में जाता है। तो यहाँ पर चीज़ें जो है स्वाभाविक नहीं हो पाई, यहाँ पर कुछ अस्वाभाविक चीज़ें घट रही हैं जो फेयर नहीं है। हम कहते हैं ना फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो जब वोटर लिस्ट ही फेयर ना हो तो इलेक्शन फेयर कैसे होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि जो इलेक्शन हो रहा है वो फेयर हो जाएगा? नहीं होगा ना। अभी वोटर लिस्ट बनाना हमारे यहाँ बहुत आसान है। आप पहचान पत्र के रूप में अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लिख करके दे दें कि हाँ भाई मैं अमुक व्यक्ति को, उनके पिता का नाम ये है, वो यहाँ रहते हैं, उनको 3 साल से जानता हूँ, 5 साल से जानता हूँ, तो वह भी जो है पहचान पत्र के रूप में मान्य हो जाता है। अब अगर पहचान पत्र के रूप में इस चीज़ की मान्यता है, तो वो जो जनप्रतिनिधि है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये काम कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मैंने ये जब बात बताई तो हमारे एक मित्र ने बताया कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधि कैसे किसी को लिख करके दे सकता है। लेकिन यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो है जनता चुनती है और जनता उन पर भरोसा करती है, उन पर विश्वास करती है, वो शपथ लेते हैं, तो हमें किसी न किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। और भी तंत्र चेक एंड बैलेंस के लिए तैयार किए गए हैं, अपने देश में है, लेकिन ये भी एक तंत्र है। गांव में आप जाते हैं तो लोगों के पास में जो वास्तविक रूप से भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके पास में सभी अपेक्षित दस्तावेज नहीं रहते हैं, नहीं हो सकते, इसकी संभावना है। तो हमारा जो लोकतंत्र है वो इंक्लूसिव है, समावेशी है, सबको अपने साथ लेके चलने की भावना के साथ में जो है यह लोकतंत्र का विकास हो रहा है। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था रखते हैं। यह उस जनप्रतिनिधि की अपनी जो राष्ट्रीय निष्ठा है, जो राष्ट्रीय चरित्र है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो तंत्र ने तो भरोसा किया है, लेकिन व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के कारण में इसमें मैनिपुलेशन कर सकता है, इसमें कुछ न कुछ छेड़खानी हो सकती है, हो रही है। तो इसलिए इस पर नज़र रखने के लिए एक नियमित व्यवस्था जो है विकसित की गई है। क्या है कि जो मतदाता सूची है इसका निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, और उसमें जो बोगस व्यक्ति हो, जो इलीगल व्यक्ति हो, जो अवैध हो सूची से, या जिनकी मृत्यु हो गई, वह हमारे वैध नागरिक थे लेकिन वर्तमान में जो है वह जीवित नहीं है, वो दिवंगत हो चुके हैं, तो उनको नाम हटा देना चाहिए और एक परिष्कृत मतदाता सूची जो है बननी चाहिए। उसी मतदाता सूची के आधार पर उस क्षेत्र का जब भी चुनाव हो तो मतदाता जो है वोट देंगे। तो इससे क्या है, फेयर इलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अभी हम लोग कुछ तथ्य जो है मीडिया से जो
वीडियो बनाने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था, जो देख रहा था, कुछ तथ्य सामने आए। अभी बिहार की चर्चा हो रही है कि वहाँ SIR हो रहा है, दिल्ली में जो कॉलोनियाँ हटाई जा रही हैं उनकी चर्चा हो रही है। अभी पश्चिम बंग प्रदेश में भी जो है इस विषय की चर्चा गहराई हुई है, क्योंकि 2026 में यहाँ भी चुनाव है। तो इसलिए इन राज्यों में जो भी हो रहा है, असम में NRC को लेकर के कई वर्षों से, पिछले 7-8 वर्षों से चर्चा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आती है। लेकिन मीडिया में जो कुछ रिपोर्ट आज सामने आए उसमें देखिए, हैदराबाद का एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में 18 अप्रैल 2024 को उनका जो डिजिटल फॉर्मेट है उसमें पब्लिश हुआ है। 5 लाख डेड डुप्लीकेट वोटर्स निक्स्ड फ्रॉम हैदराबाद रोल्स इन 1 ईयर। एक साल में 5 लाख जो मृत वोटर्स हैं वो पाए गए। ठीक उसके बाद में डेक्कन हेराल्ड जो है लिखता है 58 के फेक वोटर आईडीज फाउंड, 30 के रिमूव्ड। ये कौन बताते हैं? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ इंडिया। यह जो है 18 जून 2025 का रिपोर्ट है। अभी जो अपना बिहार में SIR चल रहा है उसके रिपोर्टिंग पे नवभारत टाइम्स लिखता है 21 जुलाई 2025 को बिहार में SIR प्रोसेस से खुलासा, 11,000 अज्ञात वोटर्स हो सकते हैं अवैध बांग्लादेशी। यह जो है एक प्रतिष्ठित अखबार नवभारत टाइम्स का, टाइम्स ग्रुप का ही है, हेडिंग्स है। इसमें 11,000 ऐसे मतदाता हैं जो अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं। बांग्लादेशी जो भी भारत में आ रहे हैं, जो अवैध हैं, वह हमारे वोटर लिस्ट में जुड़ चुके हैं। तो उनकी निष्ठा किसके प्रति होगी? जिन्होंने उनको यहाँ पर सेटल होने में सहायता की है, और जिन्होंने सहायता की है वो तो इलीगल तरीके से किया है। जब वो भारतीय नागरिक नहीं है तो वो यहाँ की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? आप उनको भारतीय जो दस्तावेज है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये कैसे बनवा सकते हैं? तो जिन्होंने भी बनवाया है उनका उद्देश्य कुछ न कुछ ऐसा रहा है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो जब भी यह मतदाता वोट देगा, उस व्यक्ति, उस पार्टी या उस इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में मत आए, या वो जैसा कहे वैसा ही जाकर के वो वोट देगा। तो यह भी जो है भारतीय लोकतंत्र के फेयर इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है। अभी देखिए जो ऑफ इंडिया है, ऑफ इंडिया का कहना है अराउंड 51 लाख वोटर्स टू बी रिमूव फ्रॉम बिहार वोटर लिस्ट एज ECI फाइंड्स मेजर डिस्क्रिपेंसीज इन SIR एक्सरसाइजेज ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्रीज, डेथ एंड शिफ्टिंग ऑफ वोटर्स। माइग्रेंट वोटर्स होते हैं, बिहार से जो है अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, पश्चिम बंग से अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। कुछ लोगों के दोनों जगह वोटर कार्ड बन जाते हैं, वहाँ भी वोटर कार्ड बन गया, यहाँ पहले से वोटर कार्ड था, या फिर वहाँ पहले बना लिए, जब यहाँ आए तो यहाँ भी बना लिया, तो दो जगह उनके वोटर कार्ड हैं। ये इसकी भी संभावना है, वो हमारा वैध नागरिक है लेकिन वोटर लिस्ट में दो जगह नाम है। अब कभी जनरल इलेक्शन हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो सही तरीके से अगर इलेक्शन में अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो किसी एक जगह से ही वोट दे सकते हैं, वो दो जगह से वोट देने आते हैं। या फिर पार्टियां जो है उनको टिकट कटा के बुलाती है कि भाई आप आओ, आपके आने जाने का खर्चा हम देंगे, आप यहाँ जो रहेंगे और वहाँ जो आपका आर्थिक नुकसान होगा उसका भी जो है हम वहन करेंगे। तो ये कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है। राजनीतिक दल ऐसा क्यों कर रहा है? उसका अपना लाभ है इसलिए कर रहा है। तो वहाँ भी जो है वो व्यक्ति वोट दे रहा है, यहाँ ये फिर सपोज कीजिए कि कोई हैदराबाद में भी वोट दे रहा है और वो बिहार में जाकर के भी वोट दे रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, तो हमने जो हैदराबाद में वोट दे दिया तो दे दिया, फिर बिहार में वोट देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बिहार में हम वोट देना चाहते हैं तो फिर हैदराबाद में देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्टी है वो आपके आने जाने का खर्चा वहन करती है, आपके जो बीच में आपकी कमाई जो है छूट जाती है, उसके लिए जो भी आपका आर्थिक नुकसान होता है लोग इसको भी कंपनसेट कर देते हैं। और ये हमने खुद भी देखा है, ये पश्चिम बंग से जो है लोग उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, अपने विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ जाते हैं, वोट दे करके आते हैं। जो परिযাयी श्रमिक है वो छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंग में आते हैं, यहाँ आकर के वोट दे करके जाते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं कि भाई हाँ हमारा वोटर कार्ड है, हमें अपनी जो लोकतांत्रिक हमारा कर्तव्य है वो हमको निर्वहन करना चाहिए। और कुछ लोग जो है उनको मैनिपुलेट करके बुलाया जाता है और वो जा करके अपना जो है वोट देते हैं। तो जो लोग स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनको पैसे दे करके बुलाया जाता है और उनका वोटर लिस्ट जो है स्थानीय स्तर पर मेंटेन किया जाता है, यह जो है मैनिपुलेटेड है, यह नहीं होना चाहिए। और इसको दूर करने के लिए अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है तो यह जो है कदम स्वागत योग्य है। इसका भारतीय नागरिकों को स्वागत करना चाहिए। हम सभी को चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कोई भी जो वैध नागरिक है वो छूट ना जाए। इसके लिए जो विपक्षी दल हो या सरकार हो, सभी को चिंता करनी चाहिए, इस पे
चर्चा करनी चाहिए, एक आम सहमति बननी चाहिए और उसके बाद में हमको उन प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए जिनसे हमारा कोई भी एक वैध नागरिक वोट देने से छूट न जाए, उसका अधिकार जो है चला ना जाए। इसके लिए थोड़ा अगर समय लगता है तो लगे। जैसा हमने पढ़ा है कि ये SIR जो है, मतदाता सूची में जो परीक्षण का कार्य चलता है, ये एक नियमित प्रक्रिया है। और नियमित प्रक्रिया क्या है, जैसे नदी बह रही है, उसकी गंदगी की सफाई के लिए जो है नियमित अभियान चलते रहता है, चलाया जाना चाहिए। हमारे घर में भी हम सफाई अभियान चलाते रहते हैं ना, रोज साफ करते हैं। वैसे ही मतदाता सूची जो है परिष्कृत होती रहे। आप ऐसा मानिए एक आदर्श स्थिति है कि मतदाता सूची में सभी नाम वैध भारतीय नागरिकों के हैं, तो भी कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से हो जाती है। एक, किसी नागरिक की मृत्यु होना, यह स्वाभाविक है। मृत्यु का कारण अस्वाभाविक हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जन्म लिया है तो वो मरेगा, तो उनका नाम हट जाना चाहिए। जो अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और लंबे समय तक वहीं रहते हैं, वहीं के हो जाते हैं, उनका नाम भी हट जाना चाहिए। जहां चले गए वहां जुड़ जाना चाहिए। तो यह जो कुछ स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके कारण भी जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच नियमित होती रहनी चाहिए, होती रहती है। अब विभिन्न सरकारें आती हैं और इलेक्शन कमीशन की अपनी नीतियाँ रहती हैं, उसके हिसाब से ये सारा काम चलता रहता है। लेकिन हम सभी की मांग या इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि यह प्रक्रिया जो है नियमित चलती रहनी चाहिए। इलेक्शन से पहले विशेषकर जो इलेक्शन कमीशन है वो अगर ऐसा करता है तो अच्छा है कि भाई अगर हम परीक्षा में जा रहे हैं तो परीक्षा से पहले हम क्या करते हैं, हम सभी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में हम परीक्षा में बैठते हैं। तो एक स्वच्छ चुनाव करवाना यह जो है भारतीय चुनाव आयोग का दायित्व है। इसके लिए वो अपनी तैयारी करता है। संविधान के 324 धारा में जो है ये उसको ये अधिकार दिया हुआ है, तो उनको ये काम करना है और वो कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि यह जो लोग ये काम करते हैं, मीन्स वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करना, तो इसमें एक बहुत अच्छी थ्योरी काम करती है। आई थिंक अमेरिका के क्लॉड पेविन या ऐसा कुछ समाजशास्त्री थे, अमेरिका के एक समाजशास्त्री थे, तो उन्होंने बताया कि कोई भी जो सिस्टम है उसके ऊपर इतना बोझ डाल दो कि वो सिस्टम पूरा चरमरा जाए और उनकी जो व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था जो है सुस्त पड़ जाए और वो समझ ना पाए कि भाई अब क्या करें। हमारी अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इस प्रकार से मैनिपुलेट कर दिया गया, उसके ऊपर इतना ओवरलोड दे दिया गया कि व्यवस्था चरमरा गई। सपोज कीजिए कि अगर एक घर है, एक घर में एक परिवार रहता है, उस परिवार में 3-4 18 साल से अधिक में प्राप्त वयस्क नागरिक हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो स्वाभाविक है। अब उसी एड्रेस पर 15-20 और लोगों का वोटर लिस्ट बन जाए, वहाँ का जो BLO है, वहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके सहयोग से यह जो है वोटर कार्ड बन गया है, वोटर लिस्ट में उनकी नाम आ गई है। अब ये एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। जब तक आप उस घर में जाएंगे नहीं, एक एक व्यक्ति को बुलाकर पूछेंगे नहीं यहाँ कौन कौन रहते हैं और ये जो 15-20 लोग जुड़ गए वो कहाँ रहते हैं, तब तक इसको आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा एक मास स्केल पर हो जाए तब क्या है, यह पूरी व्यवस्था जो है चरमरा सकती है, पूरे राज्य का चुनाव जो है प्रभावित हो सकता है, पूरे देश का चुनाव प्रभावित हो सकता है। क्यों, जो भी जो बाहरी लोग आते हैं, जो अवैध प्रवासी रहते हैं, जो अवैध नागरिक रहते हैं, उनका अपना एक इंटेंशन होता है और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको अपना लाभ देखना होता है, अपनी सुरक्षा देखनी होती है। उनको आपके देश से कुछ मतलब नहीं है, उनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब रहता है, या फिर जो उनके स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं उस पार्टी के, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्वार्थ है उससे मतलब रहता है। इससे क्या है, जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं, मीन्स कहाँ पर, किस छोटे छोटे जगह पर, किस पॉकेट पर है, पार्ट पे, बूथ पे, विधानसभा तो बहुत बड़ा हो जाता है, किसी पार्ट में, किसी बूथ में वो जो है ना वो बढ़ा देते हैं कि इस पार्ट में हम कमजोर हैं, लेकिन यहाँ पर इस वोटिंग में कमजोर हो, वहाँ की जनता है वो स्वाभाविक रूप से हमें कम वोट देती है। लेकिन वहाँ अगर हम अपने लोगों को बैठा दें तो उस पार्ट को हम लीड करेंगे। वहाँ पे कोई सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पर वो जो अवैध लोग हैं उनको बैठा देते हैं। आप पश्चिम बंग में आएंगे तो आपको ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ मिल जाएंगी, पॉकेट्स मिल जाएंगे छोटे छोटे, जिनको चिन्हित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अभी पिछली बार अभी जब चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो कटिहार, किशनगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद की चर्चा किए। आप वहाँ जा कर के देखिए, किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अगर जाएंगे, स्वयं अगर आप उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय नहीं हैं। हाँ, उनकी स्थानीय जो लोग हैं, उनकी जो भाषा है उससे उनकी भाषा मिल सकती है या उन्होंने भाषा सीख लिया है, लेकिन भाषा सिर्फ सीख लेने से आप जो है उस देश के नागरिक नहीं हो जाते हैं। तब तो जो लोग श्रीलंका में है और वो तमिल बोलते हैं वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे।
कोई पाकिस्तान का है और वो अच्छा हिंदी बोलता है, वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने वो भाषा, आपको उस भाषा की जानकारी है और आप स्थानीय जो समाज है उसके साथ में समरस हो गए हैं तो आप उस देश के नागरिक हो गए। देश की नागरिकता का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ में अगर आप मेल खाता है तो आप नागरिक कहे जाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए ऐसे लोगों को सहयोग करती हैं और फिर धार्मिक रूप से या फिर भाषाई रूप से जो भी चीज़ें हैं जिससे लोग पोलराइज हो सकते हैं, वो भाषा हो, धर्म हो, उपासना पद्धति हो, मजहब हो, तो इनके आधार पर रेडिकलाइज करने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियां जो है ऐसा करती हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भारत का है, वह किसी एक दल का नहीं है। उसे जो है अपने दल का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। उसका काम है चुनाव जो है स्वाभाविक प्रक्रिया से, संवैधानिक रूप से हो, स्वच्छ हो, भारतीय नागरिक जो है अपने अधिकारों का सही से प्रयोग कर सके, वो अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव जो है स्वच्छ तरीके से कर सके, इसको सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का दायित्व है। इसलिए चुनाव आयोग जो है अवैध जो लोग हैं, जो भारतीय जो नागरिक ही नहीं है ना, आप विचार कीजिए, जो आपके परिवार का सदस्य ही नहीं है, वो आपके परिवार के जो संसाधन हैं, जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसका अधिकारी कैसे बन सकता है। आप उदाहरण के रूप में समझिए कि कोई आपके परिवार का सदस्य नहीं है और किसी कारणवश आपके यहाँ आकर के रहने लगा है, आपसे अच्छी बातचीत करता है, आपके साथ उठना बैठना खाना पीना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ज़मीन का हिस्सेदार बन जाएगा, आपकी जो भी पुश्तैनी संपत्ति है उसका हिस्सेदार बन जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है। इवन कि जो जैसे गांव में हमने देखा है कि मातृ पूजा जो होती है, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं वो करते हैं, तो ये क्या है, एक परंपरा के अनुसार ये उनका अधिकार है और या सम्मान के रूप में हम लोग उनको ऐसा आग्रह करते हैं कि आप कीजिए, अपने पूर्वजों की पूजा जो है वर्तमान में जो सबसे वरिष्ठ हैं वो करेंगे। तो अगर कोई अवैध व्यक्ति है जो हमारे घर में रहता है, हमने अपना घर रेंट पे दे रखा है, तो उसको हम ये अधिकार नहीं दे सकते। उसके साथ में क्या है, तो आप जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन किसी धर्म विशेष का है, किसी मजहब विशेष का है, किसी रिलीजन विशेष का है, किसी विशेष भाषा को बोलता है और आपके एजेंडे में फिट बैठता है, तो आपने उसको सहयोग कर दिया, एक राजनीतिक दल के रूप में आपने उसको सेटल कर दिया। आपकी सरकार हो भी सकती है, आप विपक्ष में भी हो सकते हैं, आपकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं उनकी क्षमता साधारण जो लोग होते हैं उनसे अधिक रहती है, क्योंकि वो एक नेटवर्क के साथ, एक तंत्र के साथ, एक इकोसिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, उनका एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। वैसे ही जो भारत में जो एनजीओ तंत्र है उसका इकोसिस्टम और मजबूत है। वह जो है अब अगर ऐसा कुछ करता है और आप विरोध करते हैं, इवन कि कोई सरकार जो है अगर कोई कदम उठाती है, इलेक्शन कमीशन जैसा कोई तंत्र कदम उठाता है, तो ये जो एनजीओ होते हैं वो मानवाधिकार के नाम पर आंदोलन करते हैं, दबाव समूह तैयार करते हैं, है ना, प्रेशर ग्रुप बनाते हैं और वो बाध्य करते हैं कि आप ऐसा न करें और उन्होंने जिनको सेटल किया है वो यहाँ के नागरिक हो जाएं, धीरे धीरे यहीं के नागरिक हो जाएं, यहीं के समाज में मिल जाएं और फिर उसके बाद में आगे चल के वो उनके एजेंडे के हिसाब से काम करें। लेकिन इससे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर जो है खतरा आता है। इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे सिटीजन नहीं हैं, तो उनका भारत के साथ में जो हृदय का संबंध है वो संबंध भी स्थापित नहीं हो पाता है। वो हमेशा जो है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इससे जो अपना जो लॉ एंड ऑर्डर है वह प्रभावित होता है। अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले बांग्लादेश का कोई सांसद कलकत्ता में आते हैं, वो यहाँ रहते हैं, फिर उनकी यहाँ पे हत्या हो जाती है, उनको टुकड़ों में काट के फेंक दिया जाता है। बॉडी खोजने में पुलिस को जो असुविधा होती है उसको पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि भाई ये भी हो सकता है क्या कि एक बॉडी को काट करके टुकड़ों में सब विभिन्न जगह फेंक दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि टुकड़ों में करके कहीं एक जगह रख दिया। तो कितनी घृणित मानसिकता के, कितने हिंसक प्रवृत्ति के लोग जो किसी एक व्यक्ति को मारते हैं और फिर उसको टुकड़ों में काटते हैं और काट करके अलग अलग जगह टुकड़े फेंक देते हैं। पुलिस को जो है परेशानी होती है, तो हमारी प्रशासन व्यवस्था जो है वहाँ पर चरमरा जाती है। अब इसमें पुलिस का आप दोष नहीं दे सकते ना। अब वहाँ पर घटना हो गई है, हाँ ठीक है, वो घटना नहीं होनी चाहिए, यह पुलिस की ड्यूटी है, लेकिन आप मानवीय रूप से देखें तो ये घटना हो गई है और बहुत ही सातिराना अंदाज से, और कभी कभी तो क्राइम एकदम नए नए तरीके से होता है। तो उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्थित करने वाले लोग होते हैं उनके लिए नई नई चुनौतियाँ
सामने आ जाती है। उसके कारण क्या है, जो समान सिविलियन लाइफ को मैनेज करने का उनका जो दायित्व है वह भी प्रभावित होता है, उनके ऊपर भी बहुत वर्कलोड रहता है। साधारणतः क्या है कि हम पुलिस की, सरकार की, राजनीतिक पार्टियों की आलोचना करते हैं। आलोचना अवश्य कीजिए, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आलोचना करने से वो भी अपने कर्तव्यों में मुस्तैद रहते हैं, ड्यूटी अच्छी करते हैं, ठीक है, आलोचना करना चाहिए, सकारात्मक आलोचना करना चाहिए। उनके प्रति भी जो उनकी चुनौतियां हैं उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। अभी अगर मेरे घर के अगल बगल में कोई रोहिंग्या आकर के बस जाता है, कोई कॉलोनी बस जाती है, तो प्रशासन को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी क्या मेरी नहीं बनती है? क्या सिर्फ ये पुलिस का काम है कि वो आए और देखे? क्या यह इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो आए और देखे? ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इसकी जानकारी पुलिस को दें। पुलिस को देने के बाद में यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी जो यह जानकारी है उसको गुप्त रखे, वो यह ना बताए कि हाँ ये किसने दिया है, ताकि हमारी सुरक्षा जो है, हमारी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो और उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया हो या जो विभिन्न जगह पे चर्चा होती है, तो मजहबी आधार पर जो चर्चा है वो रेडिकलाइज हो गई है। आज या तो आप इस दल में हैं या तो आप उस दल में हैं, या तो आप इस पक्ष में हैं या तो आप उस पक्ष में हैं। आप एक सामान्य विचार नहीं रख सकते, आपको किसी न किसी एक दल में गिन लिया जाता है। क्यों? रेडिकलाइजेशन बढ़ गया है, पोलराइजेशन बढ़ गया है। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पार्टी की अधिक भूमिका है, इस पार्टी की कम भूमिका है। जो सभी पार्टियां हैं उनको उनकी अपनी गतिविधियों के कारण यह वातावरण का निर्माण हो रहा है। तो इस वातावरण के निर्माण में भारत कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारी सुरक्षा, हमारी संस्कृति, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। समाज में सौहार्द और समरसता बनी रहनी चाहिए। इसका दायित्व हम सभी युवाओं का है। क्यों? क्योंकि भारत जो है एक युवा देश है, और युवा देश है इसका मतलब क्या, युवाओं की संख्या अधिक है। तो और यह एक जागृत ऊर्जा रहती है। इस आयु में तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है, अनुभव कम रहता है। लेकिन हमें तर्क करना है और साथ साथ में जो अनुभवी लोग हैं उनकी बातों को भी सुनना है और समझना है। समाज में स्थिरता बनी रहे, किसी को ना गलत करने देंगे, ना गलत होने देंगे, ना स्वयं गलत करेंगे। अविवेकी रूप से कभी भी कोई रेडिकलाइज्ड एक्टिविटी नहीं करेंगे। उसके साथ क्या है कि जब बाहर के लोगों को आप बसाना शुरू कर देते हैं तो जो जनसांख्यिकीय विन्यास है, जो डेमोग्राफी है, वो चेंज होने लगती है। और उसके कारण जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय लोगों के रहने की, खाने पीने की, चाल ढाल की, जो व्यवसाय की, आर्थिक स्थिति जो रहती है वो सब चरमरा जाती है। क्योंकि बाहर का जब भी कोई सदस्य आता है तो वह उस सोसाइटी में फिट होना चाहता है, और जब फिट होता है तो कुछ असहजता जो है होती है, और जब वो असहजता होती है तो समाज में संघर्ष की परिस्थिति का निर्माण भी होता है। जब ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है तो जो लोग बाहर से आकर के बसाए गए हैं या जिनके सहयोग से वो बस गए हैं, उनके सहयोग में एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग में कोई भी नहीं आता है। पुलिस प्रशासन भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लाचार दिखती है। अभी कलकत्ता में ही एक जगह, एक शिव मंदिर के प्रांगण में कोई तुलसी मंच था, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। कारण जो भी रहा हो, उस समय में जो है पुलिस की लाचार व्यवस्था हम लोगों ने देखी है। पुलिस जो है उचित कार्रवाई करना चाह भी रही है तो नहीं कर पा रही, क्योंकि पुलिस की संख्या है और जो बाहर से लोग जो आए उनकी संख्या, उसमें बहुत भारी अंतर है। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि भाई आपको कितना सीमित बल प्रयोग करना है। जो लोग उपद्रव करने के लिए आए हैं उनको भी पता है, उनको भी अंदाजा है कि एक सीमित बल प्रयोग होगा, उससे हमें बहुत अधिक हानि नहीं होगी। तो वो जो है इतना मान के चलते हैं कि चलो ठीक है यार, 4 लाठी पड़ जाएगी, 5 दिन जो है जेल में रहेंगे, हवालात में रहेंगे, फिर हमें निकाल लेने वाले लोग हैं। तो उससे क्या है, उनके अंदर की जो असामाजिक गतिविधि करने की जो मानसिकता है उसको एक संबल मिलता है और वो इस सहारे से आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसके कारण क्या है, फिर इसके जवाब में ना जो समाज इससे प्रभावित होता है वो पोलराइज होने लगता है। उसके अंदर जो कम्युनल पोलराइजेशन है वो बढ़ने लगता है। और इससे जो हमारा जो लोकतांत्रिक, हमारे जो मूल्य है, हमारे जो जीवन मूल्य है, जो लोकतंत्र में एक भरोसा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो भरोसा है, वह समाज में कम होने लगता है। और इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी आज के जो युवा हैं उनको है। इसलिए ये जो SIR है, आप उसको चुनाव पूर्व एक गतिविधि के रूप में मत देखिए। चुनाव पूर्व ये गतिविधि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
लेकिन अगर आप सिर्फ इसको चुनाव पूर्व एक गतिविधि के रूप में देखेंगे तो आप जिस दल को सपोर्ट करते होंगे, अगर वो दल सत्ता में होगी तो आपको लगेगा चलो भाई अच्छा है, जिन लोगों को हटाया जा रहा है हो सकता है कि वो हमारे दल को वोट ना देते हों, ये भी ठीक नहीं है। आप अगर विपक्ष में होंगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई जो हमारे पॉकेट वोट्स हैं, जो हमारा वोट बैंक है, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके हटाया जा रहा है। ये सोचना भी अच्छा नहीं है। वोटर किसी का पॉकेट वोटर ना हो, वोटर जो है वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग अपने स्वाभाविक तरीके से करे। लगे कि भाई यह जनप्रतिनिधि यह प्रत्याशी अगर जीतता है, हमारा जनप्रतिनिधि बनता है तो हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का भला होगा, तो उसको उसके हिसाब से निर्णय लेने का भारतीय लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, अधिकार देना चाहिए। हम सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ पॉलिटिकल थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन वह आपका व्यक्तिगत पॉलिटिकल थॉट्स है। इसीलिए आपको चुनाव पूर्व ये एक गतिविधि हो रही है, सिर्फ इस पर नहीं सोचना चाहिए। जो मतदाता सूची की शुद्धता पे काम चुनाव आयोग कर रहा है वह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो है बहुत आवश्यक है। इसलिए यह होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। तो वोटर लिस्ट में जो भी मैनिपुलेशन हुआ, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। जो थ्योरी इस पे लोग अप्लाई करते हैं कि अधिक से अधिक ओवरलोड कर दिया जाए सिस्टम को ताकि वो चरमरा जाए, इस पे हम लोगों ने चर्चा की। अभी ये जो डेमोग्राफी का जो विषय है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसे एक वीडियो में इतने कम समय में कवर करना मुश्किल है। और थोड़ा बहुत अभी मैं फैक्ट्स चेक कर रहा था आपसे बात करने से पहले, तो डेमोग्राफी में एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। डेमोग्राफी ऐसा लग रहा है जैसे यह एक युद्ध के लिए तैयार किया हुआ एक बहुत बड़ा और भयंकर हथियार है जो आपको अंदर से ही तोड़ सकता है। ये वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन में डेमोग्राफी का बहुत भूमिका है। एक छोटा सा उदाहरण जो मुझे बहुत चौंका गया था, पिछली जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें अधीर रंजन चौधरी जी हार गए। अधीर रंजन चौधरी 3 बार या उससे अधिक के सांसद रहे हैं, वो सामान्य लोगों के लिए काम करते हैं। वह कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी उन्होंने काम किया है और साधारण लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन उनसे जो प्रत्याशी जीत गया वह उनसे अधिक योग्य नहीं था। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं ने वोट दिया है और वोट देकर उन्होंने जिनको जिताया है यह स्वाभाविक रूप से उनकी योग्यता को प्रमाणित करती है। इस पर अपने कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा विचार करें कि अधीर रंजन चौधरी हार जाते हैं और यूसुफ पठान जो है जीत जाते हैं, ना तो यूसुफ पठान ने उस क्षेत्र के लिए बहुत अधिक काम किया है, अधीर रंजन चौधरी से अधिक काम किया है, ना स्थानीय सभ्यता संस्कृति के साथ में उनका कोई संबंध है। वहाँ के जो मेजोरिटी वोटर्स हैं वो मुसलमान हैं, यूसुफ पठान मुसलमान है। वहाँ की जो जिस पार्टी के वो प्रार्थी बनते हैं वह उस पार्टी के साथ जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका एक वोट बैंक जैसा संबंध है। लेकिन उसके बाद भी अगर स्वाभाविक रूप से यह देखा जाए कि लोकतंत्र में जो उचित होना चाहिए कि जो प्रार्थी समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको जीतना चाहिए। पिछले 3-4 बार से वो जीतते हुए आ रहे थे, तो फिर इस बार क्यों हार गए? ऐसा क्या हुआ कि वो हार गए? वहाँ के डेमोग्राफी में इतना बड़ा जो परिवर्तन है वो कैसे आ गया? तो इसके लिए 2011 का जो अपना जनसंख्या है वो 2024 के आसपास तक अभी तो जनसंख्या का तथ्य सभी के सामने में ऑफिशियली नहीं आया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इनपुट्स है, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं। जैसे मुर्शिदाबाद में लगभग 66 या 67% मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, उनके वक्तव्यों को आप कभी सोशल मीडिया पे देखिए, कभी आप न्यूज़ चैनल्स पे देखिए, अखबारों में जो आ रहा है वो देखिए, तो आपको लगेगा कि वह स्थानीय जो अल्पसंख्यक समाज है, वहाँ पर मुर्शिदाबाद में भी हिंदू अल्पसंख्यक है। यह भी एक चर्चा का एक बड़ा विषय है। आपको विचार करना चाहिए कि भारत जो है वह भारत में हिंदू जो है अल्पसंख्यक है, तो यह विचारणीय विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और यह अल्पसंख्यक स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं है। यहाँ पर अवैध जो लोग हैं, जो अनुप्रवेशकारी हैं, उनके कारण से यह जनसंख्या विन्यास में परिवर्तन हुआ है। हाँ ठीक है, स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, एक प्रजनन दर होती है, मृत्यु दर है, उसके हिसाब से अगर कुछ होता है तो ठीक है। लेकिन अगर विशेष प्रयास करके अगर यह किया जाए तो इसके पीछे, इस प्रयास के पीछे का उद्देश्य भारतीय युवाओं को अवश्य विचार करना चाहिए। तो आने वाले एपिसोड्स में हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय जो जनसंख्या विन्यास है उसको परिवर्तित किया जा रहा है, जो डेमोग्राफी को एक वारफेयर के रूप में, टेक्टिकल वारफेयर के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इस पर चर्चा किया जाए। अगर आप भी इस विषय में इच्छुक हैं, आपको लगता है कि इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।
तब तक के लिए नमस्कार।